बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए ये फिजिक्स की फुल कोर्स सीरीज चल रही है। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि अगर फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर लें, पहले मैं ये बताता हूँ कि जो नॉर्मली आप करते हैं, आप क्या करते हैं बेटा कि बायो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उस चक्कर में होता क्या है कि बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट आप खो देते हैं और इस वजह से खासकर फिजिक्स में डर के मारे या जो भी वजह हो, आप फिजिक्स को कम ध्यान देते हैं और कहीं इस वजह से अगर फिजिक्स में आपके 50 मार्क्स आ गए, केवल 50 नंबर ध्यान ना दे पाने की वजह से, तो आप केमिस्ट्री एंड बायो में फुल भी ले आएंगे। केमिस्ट्री में 180 में 180, बायो में 360 में 360 और फिजिक्स में 50, तो जोड़ेंगे तो 590 आएगा। यानी आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा 590 पर। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि हमको बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी है। अगर आप फिजिक्स पर ध्यान देते हैं और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते हैं, तो 150 मार्क्स आपके फिजिक्स में आराम से आ सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। अगर 150 फिजिक्स में आ गए तो इतनी कुशनिंग हो जाएगी आपके पास केमिस्ट्री में और बायो में कि 650 आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मैं एक बार और आपको ध्यान दिलवा दूं कि मान लीजिए आपके 340 या 340 आ रहे हैं बायो में और आप चाह रहे हैं कि 360 में 360 आए, तो 20 नंबर बढ़ाने के लिए 340 से 360 जाने के लिए जितनी मेहनत आप करेंगे, उतनी ही मेहनत में फिजिक्स में 50 से 150 नंबर चले जाएंगे आप। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नीट में सफलता की है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, बैलेंस सब्जेक्ट अप्रोच एंड मल्टीपल रिवीजन्स। ये दो चीजें कसके आप कर देंगे तो फिर जब प्रैक्टिस देने पहुंचेंगे तो प्रैक्टिस भी काम बनाएगी। चलिए बात को स्टार्ट कर लेता हूं। ये तो मैंने सेंसिटाइज कराया आपको इसी वजह से कि फिजिक्स आप आसानी से 150 प्लस ला पाए। ये वीडियो सीरीज एकदम सरल भाषा में पढ़ाऊंगा और पूरी चीज पढ़ाऊंगा। इंटरेस्टिंग, आइए। तो ये देखिए न्यूक्लाई चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा नीट वाले बच्चों के लिए। ना ये बोर्ड्स के लिए है, ना ये जेई वालों के लिए, केवल नीट वाले बच्चों के लिए है। और मैं क्लास 11th फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। क्लास 12th में भी ये सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो ये इसको दो भागों में मैंने बांटा है। आज पहला पार्ट डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, ये सारी चर्चाएं करेंगे। मोटे तौर पर सारी बात हो जाएगी। अब नए कोर्स के हिसाब से रेडियो एक्टिविटी कोर्स में नहीं है तो उसको मत पढ़िएगा। फिर छोटा सा पोर्शन न्यूक्लियर एनर्जी अपने कोर्स में रह जाता है, वो हम नेक्स्ट टर्न पर यानी अगले वीडियो में उसकी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए यहां पर इसको बात को लेके चलिए, मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी गूगल शीट में चैप्टर के टाइटल्स और सब हेडिंग्स डाल के सामने लिंक लगा दिए हैं। ये देखिए यहां पर जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन का ये लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वीडियो ओपन हो जाएगा। और ऐसे ही देखिए यहां पे क्लास 11th है, नीट क्लास 12th है। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहेंगे बहुत आसानी से इसमें खोज सकते हैं आप, तुरंत एक झटके, टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। ये फायदा ये करेगा। और जो भी मैं फ्यूचरिस्टिक सीरीज लेके आऊंगा ये अपडेटेड रहने वाली है गूगल शीट। जैसा आप जानते हैं कि मैं PYQ सीरीज ला रहा हूं, वन शॉट ला रहा हूं, सब इसमें दिखेगा और अपनी सुविधा अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वीडियो आप देखकर काम बढ़ा सकते हैं। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे जाएंगे कैसे बेटा? तो उसके लिए देखिए अरविंद एकेडमी नीट, जो अपना ये चैनल है अरविंद एकेडमी नीट, अपना एक क्लास 12th का भी चैनल है अरविंद एकेडमी के नाम से, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बच्चों को कहना है कि सर बहुत ही आसान भाषा में आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये चैनल नया है अरविंद एकेडमी नीट के नाम से और यहां पर भी मैं आपको एकदम मैं गारंटी कर रहा हूं कि फिजिक्स की दिक्कत आपकी दूर होने वाली है। तो ये अरविंद एकेडमी नीट चैनल है और यहां पर देखिए ये लिंक आपको होम पेज पे दिखाई पड़ रहा है। इसको क्लिक कर देंगे, ऐसे 3 लिंक खुलेंगे। पहला वाला क्लिक कर दीजिए बेटा और क्लिक करने के बाद आप इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा देखिए जो बच्चे चाहते हैं नोट्स वगैरह मिल जाए वो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के बेटा अंदर। और आपके लिए एक ऐप भी है जिसका नाम है अरविंद एकेडमी और यहाँ पर अरविंद एकेडमी ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप और स्टोर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर सकते हैं। उन कोर्सेज को लेकर आपका डॉक्टर बनने का सपना आसानी से पूरा
हो सकता है। चलिए पढ़ाई की बात स्टार्ट की जाती है, करते हैं पढ़ाई की बात स्टार्ट। तो ये रहा पहला कहानी न्यूक्लियस की। तो देखिए क्या था कि जो एटम्स, पहला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में ये उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था कि जो एटम होता है उसके कोर एक होता है जिसमें उसका लगभग सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, और उसको वो बोले थे कि इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। अब बात ये उठी कि भाई न्यूक्लियस अगर छोटा सा पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है सारा उसके अंदर और सारा मास है, तो वो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस न्यूक्लियस में भी क्या होता है। भाई ये न्यूक्लियस मान लीजिए छोटा सा है, इतना बड़ा एटम है समझाने के लिए, तो कंपैरेटिवली गलत फिगर है, क्योंकि अगर टिप ले लें आप न्यूक्लियस के बराबर पेन की, तो पूरा रूम हो जाएगा आपका कितना बड़ा, एटम के बराबर। आपको फिर भी समझाने के लिए कि छोटा सा जो हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसी की चर्चा, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है, वो कैसे बिहेव करता है, ये सारी चर्चाएं इस चैप्टर में होने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियस आप समझ गए होंगे, रदरफोर्ड से बात निकली और कहां तक, 1911 के आसपास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था। और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताने की, लेकिन आराम से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ कंपोजिशन न्यूक्लियस का क्या बताया कि भाई उसके अंदर नॉर्मली जो पार्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। मैं न्यूक्लियस को बड़ा बना रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बेसिकली दो पार्टिकल, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं, आपको पता ही है। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर होता है, लगभग बराबर लेकिन स्लाइटली ग्रेटर। ये मासेस यहाँ लिखी हुई हैं, 1.672623 into 10⁻⁻27 प्रोटॉन का मास है, और न्यूट्रॉन का देखिए 1.6749, थोड़ा सा ज़्यादा आपका न्यूट्रॉन का मास है। और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन के मास के करीबन अप्रॉक्सीमेटली 1840 गुना ज़्यादा भारी होता है। इसीलिए जब भी फोर्स लगाने की बात आती है तो मूवमेंट कौन पहले करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो हल्का है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। F=ma सोच लीजिए, फोर्स सेम लगाया, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। खैर ये बात आप समझ पाए होंगे कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस किस दिशा में जा रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें, ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं उसको आप बोल देंगे एटॉमिक नंबर। और अगर वो न्यूट्रल है, जैसे कि एटम न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है, तो बराबर बैठ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगली बात देखते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर के बाद दूसरा आता है बेटा मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, ये हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्याओं को जोड़ दीजिए। देखिए जब हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है कि हम कॉमन नेम दे रहे हैं प्रोटॉन ये का या न्यूट्रॉन का, है ना। तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कॉमन नेम दिया जाता है न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन बोलने का मतलब है प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और उनकी संख्याओं को अगर आप जोड़ देंगे, उनके नंबर्स को, तो आपको मिलता है मास नंबर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात भी आप पकड़ पे पाए होंगे। और किसी केमिकल सिंबल को अगर हम ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं एक्स जेड ए, और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स जेड ए, तो ये आप जान ही रहे हैं ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये भी बात वही हो गई। और ये है बेटा मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसा कि आप यहाँ पे अच्छे से सीख पाए होंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो इसकी लैंग्वेज आप आसानी से समझ पाएंगे। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाती है, तो जो साइज होता है, यानी जो मास नंबर अगर ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ता जाता है। किसका, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के जो साइज बढ़ता है वो किसके रेशियो में बढ़ता है बेटा जी, वो देखिए आर है रेडियस, ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो R0 इंटू मास नंबर की पावर a/3। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। a या R0 ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट,
और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इस तरीके से लेके इसको चलना होगा। तो ये जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को हम स्फेरिकल लेते हैं 4/3 πr³। तो बस ये रेडियस का रिश्ता क्या है, मास नंबर से मास नंबर ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा। इस बात को पकड़े रहिए आप। अब इसमें एक छोटा सा सवाल है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक हो जाएगा। तो लिखा व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन, Fe लिखा 125 और एल्युमिनियम 27। एल्युमिनियम का 6.4 फर्मी दे रखा। फर्मी का मतलब होता है, एक फर्मी मीटर का मतलब, एक फर्मी का मतलब है एक फर्मी मीटर, और ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं बाकी। तो R इज इक्वल टू R0 A की पावर बेटा 1/3। तो R Fe पकड़ा आपने और R एल्युमिनियम पकड़ा, इसको रेशियो ले लोगे, R0 कट जाएगा तो A Fe अपॉन A एल्युमिनियम की पावर 1/3। A Fe कितना है 125, एल्युमिनियम है 27। अब दोनों का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट लोगे तो आ जाएगा 5, इसका क्यूब रूट लोगे तो आ जाएगा 3। तो यहां पर R Fe की वैल्यू कितनी हो गई 5/3 इंटू RAl, ये रहा 5/3, और RAl कितना है दिखा 6.4 फर्मी मीटर, तो ये रहा 6.4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से काटोगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 10 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 लिख सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब आप देखें 10 के आसपास, 10 फर्मी मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 फर्मी मीटर। बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी वैल्यूज 10.5 के आसपास दिख रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 फर्मी मीटर के आसपास ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको आप नोट कर सकते हैं, और मैं अगला सवाल आपको करके दिखाता हूं बेटा। तो चलिए, इसको मेरे ख्याल से ये आप कर लिए होंगे। अगली बातचीत करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। अब देखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी बड़ी मजेदार चीज है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी डेंसिटी हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जब हम न्यूक्लियर डेंसिटी को निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से, तो इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला जो आता है बेटा, वो आता है दिस वन, 3m/4π इंटू R0 का क्यूब। m क्या है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एवरेज मास, एक का, ठीक है। पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, और बेटा R0 भी कांस्टेंट। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो गई। ये देखो, अब न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होने से समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि चाहे ए मटेरियल हो, ए एटम हो, चाहे बी न्यूक्लियस हो, ए न्यूक्लियस हो या बी न्यूक्लियस हो, इन दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होने वाली है। ए बी सी डी कुछ भी हो तो न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। तो सवाल कैसे बनता है कि मान लीजिए मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, आपसे पूछा कि मटेरियल ए और मटेरियल बी की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और कभी कभी न्यूक्लियर डेंसिटी निकलवाते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी आप निकाल पाएं। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आई होगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल मटेरियल्स, और आपने देखा कि ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर से। इसके अंदर ए कहीं नहीं आया है। तो अब मास नंबर कितना भी हो जाए, 50 हो, 100 हो, 150 हो, तो भी न्यूक्लियर डेंसिटी नहीं बदलेगी। और साइज ऑफ द न्यूक्लियस से भी इंडिपेंडेंट है, आर से भी। ये R0 कांस्टेंट है, इसको रेडियस मत समझ लेना, आर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मास नंबर और साथ में जो रेडियस है, साइज है न्यूक्लियस का, उससे इंडिपेंडेंट होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसी बेसिस पे अगर कैलकुलेट, क्योंकि ये फिक्स नंबर है सारे, अगर इसको हम रख दें तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आती है न्यूक्लियर डेंसिटी की, वो आ जाएगी बेटा दिस वन, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बस पकड़ के इसको रखिए, और कुछ खास बात इसके अंदर नहीं है। अब न्यूक्लाइड की जब बात करते हैं, व्हाट इज न्यूक्लाइड, तो किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, और सभी न्यूक्लाई जो एक तरह का Z और N लेके चलते हैं, ऑल टुगेदर Z एंड L और ऑल टुगेदर
टेकन एज न्यूक्लाइड। तो यहाँ पर 16s32 अगर है ऑल टुगेदर तो इसको एक न्यूक्लाइड बोल देंगे, नामकरण है, नाम कैसे रख रहे हैं उतनी सी बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है एक छोटा सा, लिखा है एज्यूमिंग दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव इक्वल मासेस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे इक्वल मास है, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर। न्यूक्लियर मैटर जो है वाटर से कितना ज़्यादा डेंसर है। न्यूक्लियर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो CGS सिस्टम में 1 होती है, SI सिस्टम में 1000 होती है। ये आपको पता होगा, अब भूल गए हैं तो याद कर लीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ। टेक मास ऑफ न्यूक्लियन दिस वन एंड R0 की वैल्यू 1.2 10⁻⁻15 लिखी है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रही, ये रो निकालने हम लोग जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी वाटर की ही बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ वाटर, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी से जो फिजिकल डेंसिटी होती है उससे कंपेयर करेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 3m/4 पाई इंटू R0 का क्यूब। ठीक है, 3 लिखिए। मास ऑफ न्यूक्लियन हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 इंटू 22/7 एंड R0 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे सारी वर्किंग के बाद तो आ जाएगी वैल्यू 2.307 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर जिसे आप रो डैश कह देते हैं वो 1000 होती है, 10⁻3 लिख दीजिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहां से अगर आप रेशियो ले लें यानी रो अपॉन रो डैश, तो ये हो गया आपका रो कितना है 2.307 इंटू 10⁻17 अपॉन 10⁻3 और ये कम कर देगा 14 बचेगा ऊपर, तो 2.307 इंटू 10⁻14 ये रेशियो है और आपका ये आंसर यहाँ पर निकल आया है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, काम खत्म। मैं हट जाता हूँ, जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें या पॉज करके नोट करना चाहें तो आप आसानी से इसको ले पाएँ। मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अब देखिए अगली इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं होती है उनको। देखिए यहाँ पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस मूव्स इन ए वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट्स एंड thus हैव देयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मतलब ऐसा नहीं कि स्वतंत्र हैं, उनकी भी वेल डिफाइंड रास्ते हैं न्यूक्लियस के अंदर। हर इंसान के पास ऊपर वाले ने या नेचर ने एक बंधन दिया है है ना, कि वो अपना भाई साहब इतनी छोटी चीज के न्यूक्लियस के अंदर भी मन के मालिक नहीं हैं, डिसिप्लिन्ड फॉलो करना पड़ता है उनको वेल डिफाइंड अप्रोच के तहत। तो यहां पर अगर आप देखें तो उनके अंदर एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा खुद भी घूम रहे होते हैं अपनी जगह। जैसे पृथ्वी घूमती है तो 360 चक्कर 365 दिन एक साल में और अपनी जगह दिन रात करती है, तो वैसा दोनों मोशन करते हैं ये। तो यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अगर जोड़ देंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस आता है और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। ये आपकी जानकारी के लिए कि कहीं बात उठे तो संभाल लें कि न्यूक्लियर स्पिन का मतलब क्या है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उनका दोनों एंगुलर मोमेंटम को जोड़ दिया गया है, स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। अब देखिए आगे बात शुरू होती है आइसोटोप्स वगैरह, आइसोबार्स की, आइसोटोन्स की और आइसोटोप्स की। ठीक है, तो देखिए पहली बात शुरू करते हैं हम लोग, ये आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आइसोटोप में क्या होता है, सेम Z होता है, एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, ये आइसोटोप्स हो गए। उनके कुछ एग्जांपल्स देखिए लिखे हुए हैं 1H1, ये देखिए एटॉमिक नंबर सबके सेम है इन तीनों में और इन तीनों के यहाँ सेम है।
और ये मास नंबर अलग अलग हैं। अब क्या होता है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, ये प्रकृति में, हमारे नेचर में अलग अलग क्वांटिटी में पाए जा सकते हैं। तो उनका एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम या एवरेज मास ऑफ द एटम कैसे निकालते हैं? तो ये क्लोरीन का एग्जांपल दिया क्योंकि ये भी आपके यहाँ टपक जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लोरीन है 17Cl35, ये नेचर में जो मिलता है वो 34.9U इसका जो एटॉमिक मास है, और ये पाया जाता है नेचर में 75.4%। और बचा हुआ जो क्लोरीन है 17Cl37, जिसका एटॉमिक मास 36.95 AMU है, वो पाया जाता है 24.6%। तो इसका वेटेड एवरेज ले लेते हैं, मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिए कैसे निकाल लेते हैं। एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम, तो ये एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम कैसे लेंगे? इस मास को जितना वो पाया जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17.4 इंटू 34.8 और बाजू वाले को, दूसरे को, ये 24.6 पाया जा रहा है, तो इसको 36.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36.95 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को जो परसेंटेज वाली थी जितना पाया जाता, जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। नॉर्मली जोड़ लीजिए 100, तो इसको निकाल के 100 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ गई 35.47 AMU। ये एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम है। ये मैंने क्या बताया है कि जो आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है मास नंबर के बदलने की वजह से, उनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये निकालने की तरीका है। ये एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम जैसे निकाला। मैं हट जाता हूं, कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर होता है सेम, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें, और मास, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होती है, तो फिजिकल फिल्टराइजेशन से इसको हम फिजिकल मेथड से तो अलग कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। किसको? इनके आइसोटोप्स को। तो इनके आइसोटोप्स को केमिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। चलिए, एक यहाँ पे मेरे ख्याल से फिर से न्यूमेरिकल आया होगा जिससे आप बातों को अच्छे से पकड़ पाए। यहाँ लिखा 2 स्टेबल आइसोटोप्स, दिस वन एंड दिस वन, हैव रेस्पेक्टिव एबंडेंसेस of 7.5% and 92.5%. Those isotopes have masses, this one and this one, respectively. Find the atomic weight of the lithium. तो वही जो समझाया था वही लगाएंगे। तो एटॉमिक वेट क्या रहा? एटॉमिक वेट, ये क्या होगा? वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोप्स बोलते हैं। वेटेड एवरेज मतलब उसके वेट को जितना पाया जाता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 7.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.01512 से, प्लस 92.5 को मल्टीप्लाई कर दें 7.01600 से, और नीचे आप इन परसेंटेज को जोड़ दीजिए 92.5, और देख रहे हैं ये आपकी कितनी वैल्यू है नीचे वाली? 100। अगर आप चाहें तो लिख दें, वरना कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व कर डालिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.941 AMU। ये आपका आंसर आ गया। नीचे 100 है, ऊपर का जोड़ के डिवाइड करेंगे 100 से तो वैल्यू आ जाएगी। ये इसका एवरेज मास ऑफ एटॉमिक वेट निकालने का तरीका। एक एटम का वेट कह लीजिए एटॉमिक वेट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अगली बातचीत करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स में क्या होता है? 8 सेम होता है मास नंबर, लेकिन डिफरेंट Z होते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट लेकिन एटॉमिक मास इज सेम। जैसे कि देखिए 1H3 3 सेम है, 1 2 अलग अलग, 8 और 9 अलग अलग है, और 17 सेम है। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग, मास नंबर सेम, वो क्या हो गया? आइसोबार्स। आइसोबार्स को इस तरीके से आप लिख डालिए, मतलब समझ डालिए। अगली बात करते हैं आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलें,
और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन हो। न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स। तो यहां पर देखिए जैसे कि 3Li7 4B8, इसमें 7 में से 3 घटाओगे तो 4 न्यूट्रॉन है, इसमें से 8 में से 4 घटाओगे तो यहां भी आपका 4 न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये न्यूट्रॉन 7 - 3 करके आया है, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, तो ये बन गए आइसोटोन्स। और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटॉनों की भी अगर सेम हो गई तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो जाएगा, फिर ये आइसोमर्स बन जाएंगे। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो गया तो ये आइसोमर्स हो जाएंगे, डिफरेंट इनकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगी, और केमिस्ट्री में खुद दबा के आप आइसोमर्स पढ़ते हैं, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या अलग बोली गई है यहाँ पर। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए अगला कुछ एग्जाम्पल पकड़ा हमने। सेलेक्ट दी पेयर्स ऑफ द आइसोटोन्स, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें सेम है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 24 - 12 12 न्यूट्रॉन, इसमें 3 - 1 2 न्यूट्रॉन, इसमें 4 - 2 2 न्यूट्रॉन, इसमें 23 - 2 12 न्यूट्रॉन। तो देखिए ये हो गए आइसोटोन्स का पेयर हो गया 12 Mg24 एंड 11 Na23, और दूसरा पेयर हो गया 1 H3 एंड 2 He4। ये बस काम खत्म हो गया, आपने जैसा देख लिया। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं हटता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, शायद आपको ना पता हो, मिरर न्यूक्लाई। हो सकता पता भी हो, चांसेस हैं कि शायद ना पता हो। इसमें क्या होता है मिरर न्यूक्लाई के अंदर, देखिए मैंने आपको तोड़ के लिख दिया है। सेम ए होना चाहिए, ए का मतलब मास नंबर सेम होना चाहिए, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो इंटरचेंज होनी चाहिए। मतलब क्या है, दिखाता हूं आपको। जैसे ये 2 मिरर न्यूक्लाई हैं, तो इसके अंदर मास नंबर सेम हो गया, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये देखिए 1 प्रोटॉन और 3 में से 1 गया 2 न्यूट्रॉन। इसके अंदर 1 प्रोटॉन की जगह 1 न्यूट्रॉन होना चाहिए, 2 न्यूट्रॉन की जगह 2 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इंटरचेंज हो। अगर पहले वाले में 10 प्रोटॉन है तो अगले वाले में 10 न्यूट्रॉन हो, पहले वाले में 12 न्यूट्रॉन है तो अगले वाले में 12 प्रोटॉन हो, अदला बदली हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, ऐसे को बोलते हैं मिरर न्यूक्लाई। वही चीज यहां आ गई। 3Li7 में 3 प्रोटॉन है, 7 में से 3 गया 4 न्यूट्रॉन। यहां देखिए 4 प्रोटॉन है और 7 में से 4 गया 3 न्यूट्रॉन। 3 प्रोटॉन की जगह 3 न्यूट्रॉन आ गया, 4 न्यूट्रॉन की जगह 4 प्रोटॉन आ गया। ऐसे को हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लाई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो पकड़ के रखिए जैसे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सब बातें मैं जो कर रहा हूं ये नीट के सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं। अच्छा, कुछ भी ना छोड़ते हुए। अगली बात देखते हैं, मास एनर्जी रिलेशन। तो आइंस्टाइन साहब ने 1905 के आसपास एक फॉर्मूला दिया था, E = Δmc², और साइंटिस्टों की सोचने की दिशा बदल दी। क्योंकि अब भी आप ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एक इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ एनर्जी को भी जोड़ दिया जाए तो ये एज ए टोटल क्वांटिटी, एनर्जी प्लस मास, ये कंजर्वेशन वाली क्वांटिटी है। एनर्जी कंजर्वेशन तो होता है, मास कंजर्वेशन नहीं होता है। एनर्जी प्लस मास कर देंगे वो कंजर्वेशन होता है। समझे क्या बोल रहा हूं? एनर्जी का कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन एनर्जी का होता है, कंजर्वेशन मास का नहीं होता। कंजर्वेशन एनर्जी और मास एज ए होल क्वांटिटी इसका होता है। इसको पकड़ के रखें जिससे क्लैरिटी रहे। यह क्यों? क्योंकि यहां इस एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हो, मास को एनर्जी में। और कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स, जहां तक हमारा ज्ञान अभी तक पहुंचा है, पूरा यूनिवर्स केवल 2 ही क्वांटिटी से मिलकर बना है, या तो एनर्जी या फिर मास, या आपस में वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो उससे पहले क्या था, आइंस्टाइन की इस इक्वेशन से पहले, कि साइंटिस्ट ये समझते थे कि मास एक अलग दुनिया है, अलग चीज है, और एनर्जी एक अलग दुनिया है, दोनों अलग अलग मामले हैं। इसलिए
जब इन्होंने कहा नहीं एक ही मामला है, तो ये बहुत बड़ा चेंज रहा सोचने की दिशा में। खैर आप इस बात को पकड़ पाए होंगे आसानी से। तो आगे चलते हैं लेते हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ लीजिए, इस रिलेशन को, जो बहुत काम आने वाला है। अगली चीज देखते हैं कॉन्सेप्ट मास डिफेक्ट का। ये भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, ऐसे समझिए। इनको पास मिला के आपने न्यूक्लियस के अंदर एक साथ ले आए। जब अब एक साथ लेके आते हैं और इसका मास नापते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, और यहां प्रोटॉन का मास कहेंगे mp और न्यूट्रॉन का मास कहेंगे nn। तो हम जब इसको साथ लाते हैं तो इसका जो टोटल मास था इससे मास कम हो जाता है इसका, यानी इसका जो मास कितना होगा निकालें तो इसका मास होगा 3 प्रोटॉन का मास प्लस 4 न्यूट्रॉन का मास। तो ये जो मास है ये मास इससे ज्यादा है या ये मास इससे कम है, मास डिफेक्ट कह रहे हैं तो कम की बात बोलें जैसे समझ में आए। तो यहां mn इज लेस देन 3mp प्लस 4mn, और जितना कमी होती है उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी अगर मैं डेल्टा m की बात लिख दूं, मास डिफेक्ट, तो उसकी वैल्यू हो गई 3mp प्लस 4mn, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। कुछ ऐसा है कि कभी आपने सब्जी खरीदी हो, तो मुझे नहीं पता, मैंने तो खरीदी है उस समय भी जब पढ़ता था 12th और 11th में, और आज भी ले लेता हूं, कभी कभी दिमाग घूमता है। तो घूमने का मतलब कोई बुरी बात थोड़ी है, सब्जी तो लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो सब्जी में मान लीजिए आप एक झोला लेके गए, आपने उस सब्जी वाले से बोला 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू दे दो, तो 3 किलो हुए। जब एक झोले में आपने उसको लिया 1 किलो तीनों चीजें, तो 3 किलो की उम्मीद की, लेकिन 3 kg नहीं निकला, वो 2.97 kg निकला। तो जो 0.03 किलोग्राम गायब हो गया, वही मास डिफेक्ट है। कुछ ऐसा ही यहां पर हो जाता है। अगर आप सोचें ऐसा क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन है कि जब इसको आप पास लाते हो इन न्यूक्लॉन्स को, तो आपस में जब पास आते हैं तो एकदम से इसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का लगता है। अभी न्यूक्लियर फोर्स सीखोगे तो उसमें देखोगे कि 2-3 फर्मी मीटर तक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, वेरी स्ट्रांग फोर्स। तो वो इतना स्ट्रांग फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, कि वो क्या करता है, इसके मास को कम कर देता है। आप जानते हैं मास और एनर्जी में रिलेशन है, तो अगर एनर्जी किसी की कम हो रही है तो उसी हिसाब से मास का हिसाब किताब बन जाएगा। तो ड्यू टू अट्रैक्शन, हाई पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसका मास में ऐसा कार्यक्रम आ जाता है। तो ये आप समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, और इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। यही बात देखिए घुमा फिरा के एक फॉर्मूला नंबर दी गई है, ये mp लिखा है ना, mp का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे तो 3 की जगह z लिख दो, तो z हो गया एटॉमिक नंबर, और ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा के a माइनस z, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था सीधे समझाने के लिए। तो ये समझाने के लिए जिसे आसानी से समझ में आ जाए, ये खुराफाती फॉर्मूला है, मुद्दा कुछ नहीं है, आप यही पकड़े रहिए, निकलेगा सब, है ना। मतलब ये तो सही चीज बता ही रहे हैं, तो समझ में आ गई होगी। इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब इस मास डिफेक्ट से ही लिंकेज होता है किसका, बाइंडिंग एनर्जी का। अभी समझाते हैं आपको। तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे। एटॉमिक क्यों क्या होता है कि जो किलोग्राम में जैसे लिखी जाती हैं बातें, तो जैसे प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, तो बहुत फिगर्स लिखनी पड़ती हैं, 1.66 एंड फलाना धमाका इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये इनकन्वीनियंट है क्योंकि बहुत बार लिखना है। तो एक और यूनिट इजाद कर दी गई, एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 6 एटम के बराबर होता है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 6 एटम के बराबर, उसको 1 AMU बोला गया। और उस हिसाब से जब आप चीज़ों को मास बताते हो किसी का, तो नॉर्मली आप देखोगे कि बड़ी छोटी फिगर्स आ जाती हैं, कई बार तो प्योर मल्टीपल आता है, 1 AMU 2 AMU 3 AMU 5 AMU ऐसे फिगर्स आती हैं। और आइसोटोप्स होंगे तो कुछ उसका 1 पॉइंट करके आ जाएगा, ठीक।
तो यहां पर देखिए 1 AMU का रिश्ता है किलोग्राम से दिस वन, और फिर जो ये मास होता है, AMU किसकी यूनिट है? मास की। उस मास को E = mc² से अगर आप निकालें, एक AMU को किलोग्राम में रखा और c² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक AMU मास कितनी एनर्जी निकाल सकता है उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप याद रखेंगे, बहुत काम की फिगर है। तो ये यूनिट किसकी है? ये यूनिट ऑफ मास है। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में, जैसे 1 AMU लिखते हैं ना एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको शॉर्ट में 1U भी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में, साइंस में, या पूरी साइंस में ही कन्वीनियंस भी ढूंढते रहते हैं। और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये किसकी यूनिट हो गई? ये एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ मास एनर्जी को इक्विवेलेंट कर दिया है E = mc² से। तो आप समझ गए होंगे कि एक AMU मास को अगर आप एनर्जी में चेंज करेंगे तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप निकाल पाएंगे। आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये शायद एक सवाल आ जाता है जिसमें शायद मास डिफेक्ट निकलवाने की बात की जा रही है। अभी हम लोग निकाल देंगे मास डिफेक्ट। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, और ये हीलियम की बात कर रहा है। एक हीलियम के अंदर, हीलियम क्या होता है? 2He4। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो गए? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहा, जिसे मैं NP लिख रहा हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, ये देखिए 2, और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बेटा? 4 में से 2 घटाया तो ये भी 2 है। तो प्रोटॉनों की संख्या 2, न्यूट्रॉनों की संख्या 2। मास डिफेक्ट सीधे निकालते हैं, तो मास डिफेक्ट अलग अलग हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का मास निकालेंगे। तो 2 प्रोटॉनों की संख्या इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द टोटल न्यूक्लियस जो दे रखा है। अब यहां पे घटाना लगाना शुरू कर दीजिए। 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00726 प्लस 2 इंटू 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 4.001506। इसको घटा मारिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों को जोड़कर वो घटाने की कार्यक्रम, तो 0.0376 AMU, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द मास डिफेक्ट। और अगर एनर्जी पूछी होती तो इसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई कर देते। तो बाइंडिंग एनर्जी पूछी होती है, अभी हम बात करेंगे आपसे। तो ये हो गया आपका क्या? मास डिफेक्ट। इसको आप नोट कर लें, अगली बातचीत हम आपको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा इसका बेटा अगला क्वेश्चन। लिखा है न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू ए प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन। एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक कर गया एक प्रोटॉन में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। एनर्जी प्रोड्यूस इन डायरेक्शन, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन जितना इतना था, इसमें से इनका मास घटा पा रही है, माइनस MP माइनस ME। अगर आपको पहले ना समझ में आया कौन बड़ा कौन छोटा है तो किसी में से कोई घटा डालिए। निगेटिव पॉजिटिव देखकर आप समझ जाएंगे कौन बड़ा था कौन छोटा था। ठीक, अब यहां पर आप वैल्यू रखे 1.6747 इंटू 10 की पावर 27 माइनस में माइनस मास ऑफ प्रोटॉन जो कि वैल्यू हो गई 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस 27, फिर माइनस इलेक्ट्रॉन तो माइनस 27 में लिखेंगे तो 4 जीरो कम कर देते हैं, 4 9 के साथ लगा देते हैं, 0.0009 इंटू 10 की पावर माइनस 27, जैसे कि घटाने में आसानी हो। तो अब इसमें से 10 की 27 घटा लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। 1.3 इंटू 10 की पावर
-30 किलोग्राम आपका वैल्यू आई। अब किलोग्राम को अगर आपको चेंज करना हो एनर्जी के अंदर, जैसा इन्होंने पूछा ही है, तो एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू लगाने की बात आ गई, तो कहां पर है? किलोग्राम दे रखा है, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई यहां पे आएगा, यहां पे ले लेते हैं। ये डेल्टा M की वैल्यू ऊपर है, तो एनर्जी प्रोड्यूस डेल्टा M हो गया 1.3 इंटू 10 की पावर -30 इंटू C स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये डेल्टा MC स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी 11.7 इंटू 10 की पावर -14 जूल। इतनी एनर्जी बनी है। और इसको MEV में चेंज आपको करना है तो इस तरीके से कर लीजिए, 1.7.7 10 की पावर -14 अपॉन 1.6। MEV में चेंज कर रहे हो तो 10 की पावर -13। आप चाहे तो बात को समझ पाए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करते, और -13 से डिवाइड किए तो ये कितनी बन जाएगी? 0.73 MeV। पकड़ में आ रही होगी बात। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिलियन को पहले ही एडजस्ट कर दिया है ना? 13 और 6 मिला के -19 होता है। तो उम्मीद है बात को पकड़ पाए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, उसको फिर आप डिवाइड करेंगे तो वो बात यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0.73 MeV। अगर हम इसकी एटॉमिक मास यूनिट में निकाले होते यूनिट, तो सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट में आंसर नहीं था, इसलिए हमको ये प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं ले दे के। तो चलिए इसको नोट कर पाए आप। आगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को ध्यान रखिए, एक रेशियो है एक्चुअल आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर, M-A/A, और ये पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है। कैल्शियम के लिए जीरो होता है, पॉजिटिव निगेटिव तब होगा जब एक्चुअल आइसोटोपिक मास ज्यादा होगा मास नंबर से तो पॉजिटिव, और उल्टा होगा तो माइनस। ये मोटी बात आप ध्यान रखिएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर कम हो रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, उससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी BN क्या होता है आपको मैं अभी समझाता हूं। आगे चलते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी समझते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी से ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकलेगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? दो तरह से समझाया जाता है इसको। एक तो मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। इनको अलग करने के लिए कि प्रोटॉन सब अलग हो जाएं, तीनों प्रोटॉन और चारों न्यूट्रॉन अलग हो जाएं, सब यहां पे न्यूट्रॉन सब अलग अलग हो जाए और चल के कहां चले जाएं? दूर चले जाएं, इन्फिनिटी पे चले जाएं। तो जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, सबको डिसमेंटल करने के लिए कि सब अलग अलग हो जाएं, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। दूसरी तरीके से क्या बोला जाता है कि जो मास डिफेक्ट इसमें निकला है, जब ये अलग अलग थे जोड़ के बनाए गए हैं, वो मास डिफेक्ट ही डेल्टा M इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, उससे जुड़ा हुआ जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। फिर से एक बार, इसको तोड़कर अलग अलग करने में कितनी एनर्जी लगेगी? बाइंडिंग एनर्जी। और जो इसके अंदर मास डिफेक्ट हुआ होगा, भाई ये जो अलग अलग थे पहले, इसको जोड़ के एक में लाए आप न्यूक्लियस के अंदर, उसमें मास डिफेक्ट हुआ, तो वो मास डिफेक्ट, वो मास कितनी एनर्जी से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और मास डिफेक्ट वाली बात हम समझ चुके हैं कि मास को हम बाइंडिंग एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं। अगर AMU में है तो हम ऑलरेडी चेंज करते हैं कि 1 AMU की वैल्यू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालती है। तो ये मास डिफेक्ट है। कुल मिलाकर मास डिफेक्ट अगर आपको मालूम है तो E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर से आप ये जो निकालेंगे, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग ये एनर्जी हो जाएगी। उम्मीद है बात को आप पकड़ पाए होंगे, सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में और तुरंत।
ठीक है। इसको आप नोट कर पाए होंगे। अब इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी की बातें लिखती हैं, देखिए हम मास ऑफ प्रोटॉन और ये सब घटाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन की जगह हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं और यहाँ पर फिर घटाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, देखिए यहाँ पर जो घटाया जाता था फॉर्मूले में, ये मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूक्लियस है, ध्यान देना। अब यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कर दिया है और यहाँ पर मास ऑफ एटम कर दिया है, तो जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तो घट जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें और इसमें घट जाएंगे। और हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंस क्या हो जाता है कि जब भी हम मास को निकालते हैं एटम का, तो स्पेक्ट्रोमीटर से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से वो मास ऑफ एटम निकालता है, जिसको नपाई करने का जो टूल है हमारे पास मेजर करने का, वो न्यूक्लियस का मास नहीं नापता है, वो मास ऑफ एटम नापता है। तो एटम का मास यहां पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। थोड़ी सी ये अप्रॉक्सीमेशन इसमें रहता है या थोड़ी एरर रहती है, लेकिन बहुत ही छोटी रहती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे आप किसी एटम का मास निकाल सकते हैं। तो वो एटम का मास यहां पुट कर दिया, ये मास ऑफ हाइड्रोजन यहां निकाला और कैलकुलेट कर दिया, आपको मिल गई क्या? बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम लोग ईबी से दिखाते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये पीछे हमने आपको क्लियर किया है। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे आप। तो इस मेथड में ये जो चेंजेस किए जाते हैं यहाँ इसकी जगह इसलिए करते हैं कि हम जल्दी से काफ़ी ठीक ठाक चीज़ निकाल सकें। थोड़ा सा एरर रहता है इसमें, लेकिन वो नेग्लिजिबल रहता है, कोई बड़ी बात नहीं रहती। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मैं अगला एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, वो करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी वाले से लिंकेज। तो कई न्यूमेरिकल भी मैं सवालों में करवाता हूं जिससे प्रैक्टिस आपकी बन जाए और ग्रास्प कर लें मटेरियल आप। बाकी ये सीरीज लगभग खत्म होने वाली है, 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपसे मैंने पूछा था कि कमेंट करके आप बतावें मुझे कि आपको वन शॉट वीडियो चाहिए कि सवालों की प्रैक्टिस। तो बहुत से बच्चे सवालों की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो जैसा आप बताएंगे वैसा हम आपकी मदद करेंगे। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये सारी डाटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है, कई बच्चों को मालूम होगा, कई हो सकता है कंफ्यूज हो, वो होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस और हीलियम एटम। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम में क्या होगा? 2 प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे आपके। इस बात को पकड़ के रखिए। मास डिफेक्ट की बात करते हैं हम लोग। मास डिफेक्ट डेल्टा एम, इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब लिखना चाहिए तो ZMP मतलब एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास और हीलियम का एटम का न्यूक्लियस, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे चालू करते हैं। कितना ये रहा? प्रोटॉन 2 हैं, तो 2 इंटू प्रोटॉनों का मास 1.077277 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 2 और मास कितना है? 1.008, ये 666 माइनस ये आ गया आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, ये रहा 4.001265। मेरे ख्याल से बात को समझ पाए होंगे। इसको आप जोड़ना घटाना है वो आप कर लेंगे। 0.3062 AMU निकल आया। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या कि आप ये जानते हैं कि 1 AMU से आपकी एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने AMU से कितनी रिलीज होगी? वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी जिसे आप EB कह रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.0, यहां पर कुछ वैल्यू गलत लिख दी है, 0 और आएगा, 0.03062। तो ये वैल्यू हो गई 0.03062 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28.52
के आसपास MeV आ जाएगा, इसी के अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने 931.5 ले रखा है, या कई लोग 931 ले सकते हैं, तो इसी के आसपास इतनी बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं हट जाता हूं। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस तरह से करते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की चर्चा होती है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए मास नंबर से। तो पर मास नंबर मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर हैं, न्यूक्लियस के अंदर, तो एक पर कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी EBN, तो स्टेबिलिटी भी न्यूक्लियस की काफी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी न्यूक्लियस की काफ़ी ज़्यादा होगी, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए अगला बातचीत देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस वन एंड दिस वन आर दिस वन एंड दिस वन, विच ऑफ द टू न्यूक्लाई इज मोर स्टेबल। तो हम BN निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो EBN किसके लिए है, ऑफ क्लोरीन Cl3517, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी 287, तो 287.67 डिवाइडेड बाय मास नंबर यानी 35, ये वैल्यू हो गई 8.22 MeV। फिर दूसरी EBN ऑफ फॉस्फोरस, इसकी वैल्यू हो गई 262.48 अपॉन 31, इसको कैलकुलेट किया तो 8.47 MeV। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि 8.47 इज मच ग्रेटर देन 8.22। इसका मतलब क्या है कि P फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल देन क्लोरीन। ये कहानी हो गई, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और आप इसका शांति से आंसर कर पाएंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं। अगला सवाल और देखते हैं, जैसे मैंने कई सवाल कराए हैं जिससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूट्रॉन इज दिस वन, पर एनर्जी का दे रखा है, हम जानते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियॉन वो EB अपॉन A होती है, MeV। फाइंड इट्स मास डिफेक्ट इन एटॉमिक, उल्टा पूछ लिया है, तो यहां पर हम ड्यूट्रॉन के लिए, फॉर ड्यूट्रॉन एटॉमिक मास कितना हो गया, मास नंबर कह दीजिए, मास नंबर A बराबर 2, A बराबर 2। अब यहां पर इस इक्वेशन का हवाला लें अगर हम, तो क्या लिख सकते हैं 1.115 MeV बराबर बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 2, ये वैल्यू यहां पे लिख दी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई 2 इंटू 1.115, और ये वैल्यू हम जानते हैं यहां से कि AMU में है, मिलियन में, ठीक है, AMU में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा M अगर निकालना होगा, देखिए हम जानते हैं EB इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, तो डेल्टा M की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो EB अपॉन C स्क्वायर कर दोगे, तो ये वैल्यू मास डिफेक्ट क्या रहा, डेल्टा M की जो वैल्यू है वो रही 2 इंटू 1.115 डिवाइडेड बाई 931.5, और ये आ गया 0.0024 एटॉमिक मास यूनिट। ये आंसर आ गया मास डिफेक्ट, जो आप इसको देख लीजिए और इसको इसी तरीके से करिए, देखिए कितने आराम से ये हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत आपसे करते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके। अगली बात आपको ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात दिखाते हैं। ये BEN कर्व है, इस जगह दिखाया गया है बाइंडिंग BEN
इन MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आप EV कह सकते हैं, और ये मास नंबर है। इसमें कुछ बातें लिखी, इसमें अक्सर आप देखेंगे तो 30 से लेकर 30 यहाँ कहीं आ गया, 30 ये 32 है, इसके बाजू में होगा 30 यहाँ कहीं, ये 30 से लेकर 170 तक चले जाए यहाँ तक, तो मोर लेस 30 से 170 तक ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन में फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके आगे जाएंगे तो गिरने लगती है, और इसके भी पीछे जाएंगे तो गिरने लगती है। तो जो गिरती है वो भी हम समझाते हैं कि इसका क्या मतलब है, स्लाइड्स में है और आप समझते चलेंगे। ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होने का मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी से है। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखिए, 30 से 170 के बीच कांस्टेंट, उससे बड़ी फिगर लेंगे तो भी EBN घटेगी, उससे कम पर भी घटेगी। अब देखिए अगली चीज़, यहाँ पर देखिए तो जो कम करने पे जो पीक्स मिलते हैं 16, 12, 4, ये भी जो मिल रहे हैं 18, 14, 6, ये सब क्या लिखे हुए हैं कि जहाँ पर इवन न्यूक्लाई आते हैं, ये देखिए 8, 0, 16, 6, C, 12, 2, He4, ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये बाइंडिंग एनर्जी अपने पड़ोसियों से ज़्यादा रख रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबल है। यही बात लिखी गई है, दिस शोज दैट दीज इवन न्यूक्लाई, इवन का मतलब ये देखिए ये इवन ऐसे चल रहा है यहाँ पर, ये इवन, तो इवन न्यूक्लाई जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अपने आसपास के एटम से, क्योंकि न्यूक्लाई जो उसकी यूज, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होते हैं आसपास के न्यूक्लियस से, जो कि 30 से नीचे वाले हैं। अब अगली बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की। देखिए अगर आपकी ज़्यादा यूरेनियम, देखिए यूरेनियम को अगर आप तोड़ दीजिए, न्यूक्लियर फिजन, तो जब आप तोड़ोगे 240 के आसपास पकड़ लो तो 120 का आइटम बन जाएगा। 240 को अगर आप समझे मोटे तौर पर, यूरेनियम समझ लें आप समझने के लिए, तो 120 प्लस 120 बन जाएगा टूट के, 120 यहाँ कहीं आएगा, तो आपने बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ा दी ना। क्या कराया था, फिजन, तो फिजन में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, यानी अब जो न्यूक्लियस बने हैं वो ज़्यादा स्टेबल हुए। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, ये ध्यान रखना, लो बाइंडिंग एनर्जी से, लो BEN से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से जब हाई BEN अचीव करते हो तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लो बाइंडिंग एनर्जी से जब हाई बाइंडिंग एनर्जी आप पर न्यूक्लियन करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर आप यूरेनियम से जो 120 ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे आए हो तो एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन रिएक्शन। एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर लाइट वेट न्यूक्लियस में बना दिया, फिर यहाँ ये जो H होते हैं हाइड्रोजन वगैरह, उनको जोड़कर आप फ्यूजन करते हो, जोड़कर फिर आप हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाते हो। तो जब आप हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाते हो, यहाँ कहीं जा रहे हो हाई बाइंडिंग एनर्जी में, फिर लो से हाई जा रहे हो तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो जब कंबाइन कर रहे हो तो फ्यूजन, और जब आप इसको तोड़ रहे हो तो फिजन, लेकिन कर दोनों में वही रहे हो, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ आप जा रहे हैं। उम्मीद है बात पकड़ में आपको आई होगी। अब अगली बात देखते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। अगली बात देखते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही आप ध्यान से देखें तो कई सारे प्रोटॉन आपस में होते हैं, ये प्रोटॉन, बीच में एक प्रोटॉन, यहाँ भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी रहेंगे। तो ये प्रोटॉन जो एक पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये आपस में मैदान में टिके क्यों हुए हैं? क्योंकि तो रिपल करते हैं, तोड़ के निकल जाना चाहिए। टिके हुए हैं इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो इनको बांधे हुए है ना। जैसे मजाक के तौर पर हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं। मान लीजिए उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर घर में मजे वाली लड़ाई चलती रहती है मम्मी पापा के बीच में। तो मम्मी पापा भिड़े हुए लगता है, जैसे लगता है कि एकदम रिपल्शन के मोड में है, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? कोई बंधन उनको बांध रखा है, कोई रिश्ते ने उनको बांध रखा है ना। तो यहां पर वो फोर्स कौन सा है जिससे प्रोटॉन बने हुए हैं? वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर जाता है। तो यहां पर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही इनका रिपल्शन
के ऊपर वो भारी पड़ जाता है और ये आपस में बंधे होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जैसे न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स प्लस प्लस यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। चार्ज है किसी पे या नहीं है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस और शॉर्ट रेंज फोर्सेस ये 2-3 फर्मी मीटर के बीच ही लगते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अगर आप ज्यादा करीब ले आएंगे, ज्यादा करीब का मतलब 0.8 फर्मी मीटर से करीब, 0.8 फर्मी मीटर से करीब, तो ये रिपल्शन लगने लगता है, इसमें अट्रैक्शन खत्म। और 4 फर्मी मीटर से दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन तब भी खत्म, रिपल्शन नहीं लेकिन जीरो अट्रैक्शन लगने लगता है। तो ये इसकी जो रेंज है जिसके बीच में ये लगेंगे वो केवल 2-3 फर्मी मीटर तक होती है। इससे और जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो समझे ना कि 2-3 फर्मी मीटर तक ही काम करेगा। ज्यादा पास लाओगे 0.8 फर्मी मीटर से कम तो रिपल्शन हो जाएगा, और दूर ले जाओगे तो लगना ही बंद हो जाएगा। ठीक, These are attractive force and cause stability of the nucleus। हाँ, ये attractive force होते हैं, लेकिन कहीं लिखा हो कि nuclear forces are always attractive, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.8 फर्मी मीटर से करीब लाओगे तो रिपल्शन चालू हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस और नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। नॉन सेंट्रल का मतलब ये मान लीजिए एक न्यूक्लॉन है, ये दूसरा न्यूक्लॉन है, तो ये हम लोग अभी तक क्या पढ़ते थे कि दोनों से मिला दी लाइन, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन ऐसे जा रही है, फोर्स ऐसे लग रहा है, पता लगा। तो ये कैसा फोर्स है? नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। साथ में न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उन सब पे भारी पड़ते हैं ये। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का। न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन्स। जो न्यूक्लॉन्स अंदर होते हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं, अगर वो पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगते हैं, और अगर एंटी पैरेलल कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर फोर्सेस थोड़े कम लगते हैं उस पर। और जो इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, ये फॉलो नहीं करता। दिस इज नॉट, न्यूक्लियर फोर्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर एंड डज नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये आपके यहाँ पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको पकड़ के रखिएगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग कही जाती है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन रहता है। तो एक साइंटिस्ट थे युकावा, तो युकावा साहब ने 1935 में एक थ्योरी पेश की थी। उन्होंने बोला था कि ये आपस में एक पार्टिकल होता है मेसॉन्स, उन मेसॉन्स को एक्सचेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाते हैं। मोटे तौर पे बात करें तो जो मेसॉन्स होते हैं वो पाई से दिखा रहे हैं, पाई प्लस पॉजिटिव होते हैं, पाई निगेटिव नेगेटिव होते हैं, और न्यूट्रल भी होते हैं। तो प्रोटॉन देखिए तब्दील हो रहा है न्यूट्रॉन में, एक प्लस लगाते हुए, प्लस क्या है? मेसॉन। एक प्लस मेसॉन निकाला न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा प्रोटॉन में एक माइनस के साथ। तो यहाँ देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यहाँ देखिए प्लस है, इस पे भी प्लस है, यहां देखिए कुछ नहीं है, इन दोनों का नेट रिजल्ट 0 है। और यहां देखिए तो प्रोटॉन प्रोटॉन भी इस तरह चेंज होता, प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ और मेसॉन 0 चार्ज वाला, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ 0 चार्ज वाला। तो आपस में अदला बदली करते हैं, एक पार्टिकल मेसॉन से, जिसकी वजह से ये फोर्सेस लगते हैं। इतना जान लेना काफी होगा। और मेसॉन्स 3 तरीके के आपको दिखाए हैं, प्लस माइनस और 0। एक और इंटरेस्टिंग बात देखी जाती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए कि न्यूक्लियस कहां से स्टेबल है। एक ग्राफ खींचा गया न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, उनके रेशियो के बीच में। तो ये देखिए n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये रहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z, इनके बीच में ग्राफ खींचा गया। तो ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिली है, बाकी ये डॉटेड लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किनके लिए है? लाइटर न्यूक्लाई के लिए। तो जो हल्के, ये देखिए ओनली ये यहाँ रेशियो की बात कीजिए,
न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन के रेशियो से डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी कितनी है। अगर दोनों n बाई जेड की वैल्यू 1 है, 1 यानी कि n बराबर z, तो ये काम हो रहा होता है लाइटर न्यूक्लाई में। तो लाइटर न्यूक्लाई यहां फॉल कर रहे होते हैं इसके ऊपर, हल्के वाले। लेकिन जो हैवी न्यूक्लाई होते हैं उनमें क्या होता है, ये डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई प्रोटॉनों की अपेक्षा, तो ये डॉटेड लाइन पे आते हैं। तो लाइटर न्यूक्लाई में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर, हैवी न्यूक्लाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो एक्सपेरिमेंटली स्टडी शोज दैट the stable nuclei contain even number of protons or neutrons or both। जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों ही इवन नंबर में होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बशर्ते वो जो ऑड नंबर में रहते हैं। हमेशा समझ के रखिए जो सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स, हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहती हैं। हमारी परवरिश भी ऐसी हुई रहती है कि इवन आप बायो में पढ़ते हैं, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है बायो के बारे में, लेकिन आप वहाँ पढ़ते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम में आप बताते हैं इवन इवन का लगता है तो कुछ होता है, और ऑड का कुछ हो जाए तो कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं आता, वो आप जान पाएंगे। लेकिन इवन इवन की कहानी में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन पैदा होती है। मुझे मालूम नहीं, एक अंदाज़ा जो मुझे याद आ रहा है मैं बोलना चाहूँ, शायद ऐसा बोलते हैं कि इवन क्रोमोसोम और इवन क्रोमोसोम अगर मिलते हैं तो उससे गर्ल्स पैदा होती है। ऐसा मुझे आइडिया नहीं, आप बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर। और गर्ल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, फिजिकल नहीं मेंटल स्ट्रेंथ, बॉयज़ की अपेक्षा। उनके अंदर ज़्यादा क्षमताएं होती हैं बॉयज़ की अपेक्षा, गर्ल्स में ज़्यादा दिमाग से दुरुस्त होती हैं। एनीवे, तो आप ये बात आप समझ सकते हैं, बाकी तो आप बायो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये बात हो गई। अब इसमें मैजिक नंबर्स की बात की जाए तो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम्स में ग्रुप में शेल या सबशेल में पाए जाते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86, यहाँ पर अगर इस तरीके से ये भरे हुए हैं तो ये इनर्ट होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, फिर ये एटम्स इंटरैक्ट कम से कम करते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लॉन्स के अंदर, न्यूक्लाई के अंदर अगर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 न्यूक्लॉन्स की संख्या मिले, सेम काइंड आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इन नंबर्स को अपने नेबरिंग जो वाले हैं न्यूक्लाई उनसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इन नंबर्स को बोलते हैं मैजिक नंबर्स। तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई। अब आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का टाइम, जैसे हर लेक्चर में मैंने आपको दिया है। इनको ज़रूर करके पोस्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी लेक्चर कहीं से पढ़ रहे हो, अगर कुछ सवाल 2-3 नहीं निकल पावे तो इसका मतलब है कि आप ध्यान से देख नहीं पाए हैं लेक्चर, थोड़ा दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं इनके आंसर को, और अरविंद एकेडमी पर आपको मिल जाएगा, इसके आंसर्स वगैरह डालेंगे हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, 5 सेकंड में आपको देता हूँ। चैलेंज नंबर 1 मैं हट रहा हूँ 5 सेकंड, इसलिए कि आराम से पॉज कर पाएं, बाकी आप शांति से इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सरल सवाल है, जरूर करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा ही हुआ है यहाँ पर, पहला वाला पहला लिखा था क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5 सेकंड ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड आप हो गए होंगे अब तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल है, 5 सेकंड लीजिए और इसको तुरंत झट से निपटा दीजिए। मेरे ख्याल से आराम से आप कर पाए होंगे, कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। मेरा वादा है कि फिजिक्स आसान भाषा में और कंप्लीट फिजिक्स आसानी से आपको समझ में आएगी, और नीट में 150 नंबर फिजिक्स लाने में आप सफल होंगे, जिससे आपकी काफी सिलेक्शन भी होगा, आपको डॉक्टर का एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और अच्छी रैंक भी लगेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।